हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है सीडीपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको थंबनेल में क्या दिखा। अगर आपको सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं तो 30 मार्क्स लाने में ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आई होप ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में समझेंगे। आपका पूरा एक तरीके से समरी समझ लीजिए इसे सारे सिलेबस की। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। टॉप 30 पॉइंट्स देखेंगे और आपको इनमें से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं बता नहीं सकती कि ये क्लास आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, एक एक कॉन्सेप्ट समझें इस क्लास के थ्रू। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें विकास की प्रकृति क्या है। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, पहला है आपका टॉपिक विकास की प्रकृति क्या है। तो विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। आपको याद रखना है कि विकास एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि यह वर्तुलाकार स्पाइरल होती है। कैसी होती है? वर्तुलाकार होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वर्तुलाकार होती है, स्पाइरल होती है। क्योंकि बच्चे की विकास की गति समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। क्योंकि बच्चे की जो विकास की गति होती है वो समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। ये है विकास की प्रकृति। आपको अच्छे से इस विकास की प्रकृति को समझ लेना है कि विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वर्तुलाकार स्पाइरल होती है। क्योंकि बच्चे की विकास की गति क्या होती है? समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो ये है पहला पॉइंट आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। विकास की दिशा यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या है। ठीक है, विकास की दिशा यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास पहले सिर से शुरू होता है और फिर पैर की उंगलियों की तरफ बढ़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विकास की दिशा या शीर्षगामी सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? सिर से शुरू होता है और फिर पैर की उंगलियों की तरफ बढ़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपको याद रखनी है कि बच्चे का विकास पहले सिर से शुरू होता है और फिर पैर की उंगलियों की तरफ बढ़ता है। ये क्लास 100% आपको 30 मार्क्स पाने में हेल्प करेगी। तो पूरी क्लास को देखें। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अब कौन सा सिद्धांत है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र यानी कि रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर के अंगों हाथ पैर की उंगलियों की ओर बढ़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार क्या है? विकास शरीर के केंद्र मतलब रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर के अंगों हाथ पैर की उंगलियों की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ये तीनों पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको दिख रहा होगा ये तीनों पॉइंट इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो 30 पॉइंट्स कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 4 की तरफ। तो देखिए पॉइंट 4 क्या है हमारा। पॉइंट 4 में हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण क्या है? तो बालक का विकास क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया जो हो रही है उसका परिणाम होता है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो बालक का विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। संवेगात्मक और सामाजिक आयाम। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, संवेगात्मक और सामाजिक आयाम के बारे में। विकास के विभिन्न आयाम जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। कौन कौन से आयाम हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक।
आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि विकास के जो विभिन्न आयाम होते हैं, कौन कौन से आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, आपस में वो अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, अंतः संबंधित होते हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पड़ता है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि एक का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पड़ता है। विकास के विभिन्न आयाम आपस में अंतः संबंधित होते हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 5 आपको दिख रहे होंगे। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझते जाइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे समाजीकरण और जेंडर के बारे में, सोशलाइजेशन एंड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला और प्राथमिक कारक उसका परिवार होता है। आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछता रहता है कि पहला कारक कौन सा है, प्राथमिक कारक कौन सा है, द्वितीयक कारक कौन सा है समाजीकरण का। तो ये पॉइंट आपके इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर देगा कि बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला और प्राथमिक कारक उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है, जबकि विद्यालय और मीडिया क्या है, द्वितीयक कारक है। आपको याद रखना है परिवार उसका प्राथमिक कारक है, परिवार को छोड़कर जितने भी कारक आते हैं जैसे विद्यालय, मीडिया, वो सभी द्वितीयक कारक होते हैं। तो यहाँ से आपका समाजीकरण का क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जेंडर की तरफ। देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपकी, आपको भी देखने में लग रही होगी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जेंडर की अवधारणा क्या है। जेंडर कोई बायोलॉजिकल निर्धारक नहीं है, ये आपको याद रखना है। जेंडर क्या है, बायोलॉजिकल नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है जो समाज द्वारा तय की जाती है। इसी में आपका जेंडर टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जेंडर क्या है, बायोलॉजिकल नहीं है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जेंडर बायोलॉजिकल नहीं होता है। जेंडर क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा तय की जाती है। ठीक है, ये था आपका 7 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ। जेंडर रूढ़िवादिता का समाधान कैसे करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, रूढ़िवादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 8 पॉइंट का देखिए आप, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए, क्लास में आपको जेंडर रूढ़िवादिता कम करनी है, तो उसको कम करने के लिए शिक्षक को गैर पारंपरिक भूमिकाओं, क्या करना चाहिए, शिक्षक को गैर पारंपरिक भूमिकाओं जैसे लड़कों को खाना पकाने या लड़कियों को खेल मैथ्स के लिए प्रेरित करना को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब अपोजिट कराना चाहिए। लड़कियों का काम है खाना पकाने का, तो लड़कों को खाना पकाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और लड़कों का काम है खेलना और मैथ्स सॉल्व करना, तो वो करवाना चाहिए लड़कियों से। तो इस तरीके से अगर हम अपोजिट कार्य कराते हैं, जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं कि लड़की खाना पकाएंगी, लड़के मैथ्स सॉल्व करेंगे, तो ये उलट देना चाहिए हमें एज अ टीचर। लड़कों को खाना पकाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और लड़कियों को मैथ्स के लिए या खेल क्रिकेट वगैरह के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इस चीज़ को आपको बढ़ावा देना है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का समाधान है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब आ जाते हैं आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्या आ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, अब आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तो देखिए जीन पियाजे वस्तु स्थायित्व के बारे में क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की पहली अवस्था यानी संवेदी गामक अवस्था के अंत तक आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है पियाजे की। तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की पहली अवस्था यानी संवेदी गामक अवस्था के अंत तक आ जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपको समझना है ये सारे पॉइंट्स, तो आप कैसे भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ।
देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या है, जीन पियाजे केंद्रीकरण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, जिसे केंद्रीयकरण कहते हैं। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग केंद्रीकरण क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। किस पहलू पर, केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है केंद्रीकरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लेव वाइगोत्स्की की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का क्या पॉइंट है। लेव वाइगोत्स्की ZPD बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास का स्तर। जो वास्तविक विकास का स्तर है बच्चे का और जो संभावित विकास के स्तर है उसके बीच के जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने में हेल्प करेंगे। पूरी क्लास देखें आप। लेव वाइगोत्स्की पाड़ और ढांचा क्या है, ठीक है, पाड़ और ढांचा क्या है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो वयस्कों द्वारा बच्चों को सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता को पाड़ या मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग क्या है, वयस्कों द्वारा बच्चों को सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। स्थायी नहीं है, कैसी सहायता है, अस्थायी सहायता, उसको ही क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 12 याद रखना हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। प्राइवेट स्पीच के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो प्राइवेट स्पीच क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि वे अपने व्यवहार और कार्यों को रेगुलेट कर सकें। वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में क्या कहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से बातें जो करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं, वो किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वे अपने व्यवहार और कार्यों को स्वनिर्देशित कर सकें यानी कि रेगुलेट कर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच के बारे में। आगे बढ़ते हैं कोहल वर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, ये उसके अंदर क्या पॉइंट आपको याद रखना है। यदि कोई बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है तो वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। ये आपसे पूछ लेता है, कोई बच्चा दंड से बचने के लिए अगर नियमों का पालन कर रहा है तो वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है तो वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल पर है। ठीक है, कौन से लेवल पर है, प्री कन्वेंशनल लेवल पर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ। बहुबुद्धि का सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि यह कई प्रकार की होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। कौन, बुद्धि, और हर व्यक्ति में अलग बुद्धि प्रदान होती है। ठीक है, हर एक बुद्धि में क्या होती है, अलग बुद्धि प्रदान होती है, अलग बुद्धि होती है। ठीक है, ये है बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा याद रखना है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। क्या है ये, मल्टी डायमेंशनल होती है, कई प्रकार की होती है यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है और हर व्यक्ति में अलग बुद्धि प्रदान होती है, याद रखना है आपको। अब आ जाते हैं इंटरपर्सनल के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरपर्सनल।
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपको इसे इंग्लिश वर्ड में देखना है, आपके एग्ज़ाम में आए तो इंटरपर्सनल इंग्लिश में देखना है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं देखना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में देखना है इंटरपर्सनल। तो क्या होती है इंटरपर्सनल बुद्धि? दूसरों के मनोभावों, इच्छाओं और व्यवहार को गहराई से समझने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। क्या होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? दूसरों के मनोभावों, इच्छाओं और व्यवहार को गहराई से समझने की क्षमता ही क्या होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। 16 पॉइंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं 17 पॉइंट की तरफ। देखिए 17 क्या है हमारा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17 पॉइंट है भाषा और चिंतन, पियाजे बनाम वाइगोत्स्की। भाषा और चिंतन के बारे में पियाजे बनाम वाइगोत्स्की, यानी कि पियाजे और वाइगोत्स्की का क्या कहना है। ठीक है, पियाजे का मानना है कि चिंतन पहले आता है और भाषा बाद में। पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे मानते हैं कि चिंतन तो पहले आता है और भाषा बाद में आती है। ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा और चिंतन शुरुआत में अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? भाषा और चिंतन शुरुआत में अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आप अच्छे से समझ लीजिए इस बात को कि पियाजे का मानना है कि चिंतन पहले आता है, भाषा बाद में, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा और चिंतन शुरुआत में अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 18 पॉइंट की तरफ। देखो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। 18 देखिए, 18 पॉइंट क्या है? 18 है क्रिएटिविटी के बारे में। किसके बारे में? सृजनात्मकता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में। सृजनात्मक बच्चों की मुख्य पहचान क्या होती है? उनका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, जहाँ वे एक समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजते हैं। तो क्या होती है सृजनात्मकता में? कैसा चिंतन होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, आपसे पूछ लेता है कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्रिएटिविटी में। तो क्रिएटिविटी में कैसी थिंकिंग होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है? एक समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम क्या करते हैं? एक समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजते हैं। तो आपको ये क्रिएटिविटी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, याद रखनी है, समझ लेनी है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। 19 पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर जूम आउट कर लेते हैं, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 19 देखिए। पॉइंट नंबर 19 है प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, याद रखना है। जब भी आपसे प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में बात करें तो सीखना क्या है? अधिगम क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं है बल्कि एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो लर्निंग क्या है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग क्या है? एक एक्टिव और सोशल प्रोसेस है, याद रखना है, एक्टिव और सोशल प्रोसेस है। ठीक है, अधिगम क्या है? एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है एक प्रगतिशील कक्षा में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 19, याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ। 30 पॉइंट्स लेकर आई हूँ, ऐसे ही आपके पॉइंट्स चलते रहेंगे। अगर इस क्लास को अच्छा प्यार मिलता है आपका तो ऐसे ही और बेहतरीन पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 20 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है। अब हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को बच्चों के पूर्व अनुभवों, उनकी आवाज़ों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चों के पूर्व अनुभवों, उनकी आवाज़ों, ठीक है, और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिक महत्व देना चाहिए। फिर से समझ लेते हैं।
क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को बच्चों के पूर्व अनुभवों यानी कि पहले के अनुभवों, उनकी आवाज़ों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिक महत्व देना चाहिए। ये बात अच्छे से समझ लीजिए बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, त्रुटियों का महत्व, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है आपका। तो त्रुटि का क्या पॉइंट है, बच्चों द्वारा की जाने वाली एरर्स सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो यह दर्शाती है कि त्रुटि क्या दर्शाती है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ क्या हैं, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं, जो यह दर्शाती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, त्रुटि पर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या है, सभी को एक साथ शिक्षा देना, वो है आपकी समावेशी शिक्षा। पढ़ लेते हैं क्या है पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। समावेशी शिक्षा का दर्शन, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को उनकी योग्यताओं और भिन्नताओं के बावजूद एक ही नियमित स्कूल में समान रूप से शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, सभी बच्चों को उनकी योग्यताओं और भिन्नताओं के बावजूद, ठीक है, उनकी योग्यता और भिन्नताएं जो भी बच्चों में, उसके बावजूद एक ही नियमित स्कूल में समान रूप से शिक्षा दी जाए। मतलब ये है कि विभिन्नताओं वाले बच्चे हों, भिन्नताओं वाले बच्चे हों, कैसे भी बच्चे हों, सभी हर कैटेगरी के बच्चे को, सभी बच्चों को एक साथ हमें शिक्षा देनी है, नियमित स्कूल में समान रूप से शिक्षा दी जाए। यही होता है समावेशी शिक्षा का मतलब। क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है, चाहे बच्चे के आँखों में प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है बच्चा, किसी भी कैटेगरी का है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा से अक्सर आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, डिसलेक्सिया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो डिसलेक्सिया अक्सर आता रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिसलेक्सिया क्या है, पठन वैकल्य भी बोल सकता है इसको आपको हिंदी में, या डिसलेक्सिया भी बोलते हैं इसको। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को मुख्य रूप से पढ़ने और अक्षरों को समझने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया में लेक्सिया आ रहा है, लेक्सिया से समझो लक्स। ठीक है, आप गए किसी दुकान पर लक्स लेने, ठीक है, लक्स साबुन लेने, और उसने आपको दे दिया सिंथॉल, तो आप कैसे बताएंगे कि हमें सिंथॉल दिया है, पढ़कर बताएंगे। तो ये एक ट्रिक है याद रखने की। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, पढ़ने और अक्षरों को समझने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में, याद रखना है आपको। पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में, और इसमें ये भी पॉइंट याद रखना है, पढ़ने और अक्षरों को समझने में भी कठिनाई होती है, पढ़ने में और अक्षरों को समझने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 23। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ, वैयक्तिक भिन्नताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए वैयक्तिक भिन्नताएं क्या है, एक शिक्षक को कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक समस्या नहीं बल्कि एक समृद्ध संसाधन यानी कि रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वैयक्तिक भिन्नता, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। ये क्लास आपकी एकदम बेहतरीन क्लास है, अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 30 लाने की दिशा में आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है आपका पॉइंट, एक शिक्षक को कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक समस्या नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्या मानना चाहिए, एक समृद्ध संसाधन के रूप में देखना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, आकलन और मूल्यांकन का पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 25। एक सेकंड, हाँ 25 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका उद्देश्य अक्सर आ जाता है आपका। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ते हैं। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगात्मक
सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है CCE का मुख्य उद्देश्य। ये बात आपको याद रखनी है कि बच्चे के व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है CCE का मुख्य उद्देश्य। याद रखना है इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। अधिगम के लिए आकलन क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है क्या है? इससे भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग है क्या है? यह आकलन पढ़ाई के दौरान होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होता है? यह आकलन पढ़ाई के दौरान होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य फीडबैक देना होता है। क्या होता है? फीडबैक देना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए अच्छे से। अधिगम के लिए आकलन क्या है? यह आकलन पढ़ाई के दौरान होता है। ये भी पूछ सकता है कब होता है, अंत में होता है, कब होता है। तो अधिगम के लिए आकलन कब होता है? पढ़ाई के दौरान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फीडबैक देना है, प्रतिपुष्टि देना है और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो है क्या है? बच्चे के काम का एक व्यवस्थित संग्रह जो समय के साथ उसके विकास और प्रगति को खुद ब खुद बयां करता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो क्या है? बच्चे के काम का एक व्यवस्थित संग्रह है, ठीक है, जो क्या करता है? समय के साथ उसके विकास और प्रगति को खुद ब खुद बयां करता है, वही क्या है? पोर्टफोलियो कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो है क्या है? बच्चे के काम का एक व्यवस्थित संग्रह है जो क्या करता है? समय के साथ साथ उसके विकास और प्रगति को खुद ब खुद बयां करता है, पोर्टफोलियो। 27 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं NEP 2020 और NCF के क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही लाजवाब क्लास है ये आज की आपकी। ऐसे ही आपको और सब्जेक्ट की भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब है आपका NEP 2020 का लक्ष्य क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। NEP 2020 का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने के बजाय संकल्पनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने पर जोर देती है। NEP 2020 का लक्ष्य है क्या है? रटने के बजाय संकल्पनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने पर जोर देती है। ये बात आपको याद रखनी है। ये है हमारा NEP 2020 का लक्ष्य है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और देखिए NEP 2020 असेसमेंट क्या है? NEP 2020 के अनुसार बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड क्या होना चाहिए? 360 डिग्री बहुआयामी यानी कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। प्रोग्रेस कार्ड कैसा होना चाहिए? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, जिसमें स्व आकलन और सहपाठी आकलन भी शामिल हो। जिसमें कौन सा आकलन से हो? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल में क्या क्या शामिल हो? स्व आकलन और सहपाठी आकलन भी शामिल हो। तो ये हो गया आपका 360 डिग्री बहुआयामी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार और। NEP 2020 के अनुसार बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री बहुआयामी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, जिसमें स्व आकलन हो और सहपाठी आकलन भी शामिल हो। ये हो गया 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड। आगे बढ़ते हैं 30 पॉइंट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है NCF का, याद रखना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए NCF का मुख्य सूत्र क्या है? NCF का मुख्य सूत्र राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF के अनुसार शिक्षा का मूल मंत्र बिना बोझ के सीखना है, लर्निंग विदाउट बर्डन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। NCF के अनुसार शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? बिना बोझ के सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन है, जहाँ इस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाता है। ज्ञान को किससे जोड़ा जाता है? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये थे आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 पॉइंट्स जो आपको CDP में 30 मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे।
बहुत गारंटी से हेल्प करेंगे। ये 30 पॉइंट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, आपको समझ में अच्छे से आ रही है। एक बार और देखें और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आपको 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता इस क्लास को देखने के बाद। तो ये क्लास है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये क्लास यहीं पे फिनिश होती है, आगे भी आपको इसी टाइप से क्लासेस हमारी देखने को मिलेंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये बेहतरीन क्लासेस पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।